वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो क्या होता है कि मूविंग जो चार्जेस होते हैं, मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग इट। मूविंग चार्जेस करने का मतलब कि जब चार्ज एक कंडक्टर में फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है। तो हमने क्या लिया, एक आर्बिट्ररी शेप का एक कंडक्टर लिया। ये आपका कंडक्टर है, सपोज एक्स वाई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में सपोज करंट फ्लो कर रहा है। ओके, सपोज करंट फ्लो कर रहा है आई। तो किसी एक गिवन पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड किया गया बायोट एंड सावर्ट के द्वारा, जिसको हम लोग जानते हैं बायोट-सावर्ट लॉ के नाम से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट चूज किया P। क्लियर है, ये हमने पॉइंट लिया P। मैं देखूंगा कि इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो बायोट-सावर्ट लॉ जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो बायोट-सावर्ट लॉ ने जब पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया तो उसने होल कंडक्टर नहीं लिया, इसने कंडक्टर का एक स्मॉल पार्ट लिया। पहले उस स्मॉल पार्ट के कारण पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड किया। इस तरह छोटे छोटे पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पे कितना है उसको कैलकुलेट किया और सारे को वेक्टोरली ऐड कर दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं कंडक्टर का। ये वाला पार्ट मैंने चूज किया, सपोज कंडक्टर का ये वेरी स्मॉल है, दिस पार्ट ऑफ द कंडक्टर। क्लियर। तो मैं मान लेता हूं दिस पार्ट ऑफ द कंडक्टर का या इस कंडक्टर का जो लेंथ है वो कितना है, dl। अब इस कंडक्टर में भी कितना करंट फ्लो करेगा, I। तो I इंटू dl को हम लोग बोलते हैं करंट एलिमेंट, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका मतलब करंट डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो ये है डायरेक्शन करंट एलिमेंट का। तो अब हम लोग सिर्फ इस सेक्शन और इस पार्ट ऑफ द कंडक्टर के कारण पॉइंट P पे क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि पॉइंट P का इस करंट एलिमेंट से कितना डिस्टेंस है। तो हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं पॉइंट P से। ये डिस्टेंस मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया पॉइंट P के साथ। ओके, इस डिस्टेंस को मैंने r ले लिया। अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में रखेंगे तो मैंने लिया r वेक्टर। क्लियर है। अब क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r और ये जो आइडियल है, ये दोनों के बीच क्या है, कुछ एंगल थीटा। इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। तो इस एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पे वो क्या होगा, वेरी स्मॉल। डिफरेंशियल हम लोग ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, अगर dB आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एट पॉइंट P, तो हम लोग dB का जो होगा वो वैल्यू लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू BSL। एक्सपेरिमेंटली उसने फाइंड किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इंडक्शन, अकॉर्डिंग टू BSL द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P डिपेंड्स अपॉन दिस थ्री फैक्टर्स। ओके, B को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो dB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट एलिमेंट IDL के मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड अभी हम लोग से फाइंड कर रहे हैं। नंबर 2, dB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, dB प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ थीटा के। और थर्ड, dB किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेसिकली डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये थ्री फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड को। जो पहला फैक्टर है वो है करंट एलिमेंट IDL। दूसरा जो फैक्टर है वो है साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट IDL एंड r, साइन थीटा। एंड थर्ड जो फैक्टर है वो है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अगर ये तीनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करें तो dB का जो वैल्यू आएगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू DL इंटू साइन थीटा। न्यूमरेटर में चूंकि IDL और साइन थीटा, डिनोमिनेटर में r स्क्वायर, तो IDL साइन थीटा r स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट P पे इस होल कंडक्टर के कारण, तो इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूंगा, x से स्टार्ट करते हुए y तक जाऊंगा। तो इसी इक्वेशन को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, dB इंटीग्रेशन dB, तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, ये हमने स्केलर फॉर्म में लिया। तो ये है आपका बायोट-सावर्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म।
अब क्वेश्चन ये आता है कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले कंडक्टर चाहिए। कंडक्टर का शेप क्या है, अगर कंडक्टर स्ट्रेट है, कंडक्टर क्या है, स्ट्रेट है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी, इसको फाइंड करने के लिए मुझे जो रूल चाहिए स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी हम लोग यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल करता है कि अपने राइट हैंड को लेना है और हमें कंडक्टर को इस तरह होल्ड करना है कि ये जो थंब है वो करंट के डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो जब आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो वो जो फिंगर्स कर्ल होगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। जैसे इस पार्ट के लिए मैं अगर बात करता हूं, ये अगर हमारा करंट एलिमेंट आइडियल है तो इसके डायरेक्शन में मैं थंब को रखूंगा, क्लियर है। और ये मेरे फिंगर्स देखो, मैं अगर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर रहा हूं तो पॉइंट पी की तरफ अपने फिंगर्स को मैं रखता हूं और मैं कर्ल करता हूं, तो ये किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो बेसिकली हम लोग दो डायरेक्शन यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक होता है क्रॉस और दूसरा होता है डॉट। क्रॉस सिंबल जो यूज होता है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनवर्ड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अगर इस प्लेन पे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा और इनवर्ड जाएगा। डॉट है वो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन बताता है जो आउटवर्ड आ रहा है, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ आ रहा है और उस पर परपेंडिकुलर भी है। तो ये आपको बेसिक याद रखने हैं बायोट-सवार्ट लॉ में। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला और ये डायरेक्शन स्ट्रेट वायर के लिए। जब सर्कुलर वायर आएगा तो मैं सर्कुलर वायर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दूंगा। तो हम लोग अब आगे चलते हैं कि इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही आसान है, हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर फॉर्म में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट हम लोग फाइंड करनी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये कांस्टेंट था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब म्यू नॉट बाय 4 पाई क्या है, एक एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट कैलकुलेटेड कांस्टेंट है। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻⁷, बी का यूनिट टेस्ला, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, करंट एम्पियर, मीटर 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 कैंसिल हो जाएगा तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये आपका यूनिट होता है। म्यू नॉट हम लोग बोलते हैं, म्यू नॉट हम लोग इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम, या हम लोग इसको बोल सकते हैं फ्री स्पेस ऑफ अ एयर मीडियम, ऑफ एयर मीडियम बेसिकली, या फ्री स्पेस। इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूं ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो आपको रखा हुआ है एयर मीडियम में या वैक्यूम में, तो पॉइंट पी पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सबसे बड़ा एक जो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो मीडियम डिपेंडेंट होते हैं। अभी मैंने अगर इस कंडक्टर को एयर मीडियम में रखा और पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसी कंडक्टर के सराउंडिंग मीडियम को अगर मैं चेंज कर दूं और सेम पॉइंट पी पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। इसका मतलब है कि ये मीडियम डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है इस कांस्टेंट टर्म को एक अलग टर्म से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो डीबी का जो वैल्यू हो जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर एक नया टर्म है जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इन एनी मीडियम, जहां पे म्यू आर बताता है रिलेटिव परमीएबिलिटी, रिलेटिव परमीएबिलिटी ओके ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम। और इस टर्म म्यू नॉट इंटू म्यू आर को हम लोग एक नए टर्म से लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू, जिसको आप सिंपली बोल सकते हो परमीएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, परमीएबिलिटी ऑफ अ मीडियम। देखो हम लोग क्या है ना
कि हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम मैटर्स। जैसे अगर मैं कॉमन 3 एग्जांपल्स लूं, सबसे पहला कॉपर, या सबसे पहले मैं आयरन लेता हूं, उसके बाद एल्यूमिनियम, और थर्ड क्या है, थर्ड है आपका कॉपर। अब अगर ये तीनों को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, तो तीनों अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इवन ऑल 3 आर द एलिमेंट्स मेटल्स। सो अगर आयरन को रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को अलाउ करेगा अपने थ्रू पास करते हुए। वही मैं एल्यूमिनियम को रखूंगा तो लेस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ये पास करवाएगा। और कॉपर को हम लोग कह सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल या नो एनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये क्या करेगा, अलाउ करेगा अपने थ्रू जाते हुए। तो अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी है तो होती है, या अलग अलग मीडियम की क्या होगी, अलग अलग प्रॉपर्टी होगी कि वो कितना अलाउ करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। जितना ज्यादा अलाउ करेगा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वहां पे। तो यही म्यू आर आपको डिटरमाइन करेगा। म्यू आर क्या करेगा, मीडियम टू मीडियम चेंज करेगा। परमिएबिलिटी का मतलब यहाँ पे हो गया कि वो कितना अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है। तो हमारे पास ये जनरल जो एक्सप्रेशन आ गया, म्यू नॉट इंटू म्यू आर बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये हम लोग यूज करेंगे किसी भी मीडियम के लिए। अगर हमको एयर मीडियम में फाइंड करना है तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। जैसे कॉलम्स लॉ में हम लोग ने पढ़ा था, फोर्स जब हम लोग फाइंड कर रहे थे कॉलम्स लॉ में, तो हम लोग लिखते थे एयर मीडियम के लिए एफ इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर एयर मीडियम में चार्जेस रखे हों, अगर किसी दूसरे मीडियम में हो तो हम लोग फोर्स का वैल्यू फाइंड करते थे और लिखते थे F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वहां पे एक एप्सिलॉन आर का टर्म आता था। सिमिलर वे में यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये न्यूमरेटर में आएगा कांस्टेंट और 4 पाई तो नीचे ही रहेगा। क्लियर है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसी लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग डायरेक्ट डाल देते हैं dB, ओके, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। क्लियर है। आई डी एल साइन थीटा था, आई डी एल एक करंट एलिमेंट है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है। क्लियर है। लेकिन साइन का एक टर्म था तो मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ही आपको वेक्टर क्वांटिटी देगा फाइनली। क्रॉस आर में ले लिया, पहले इनिशियली आर स्क्वायर था तो हम लोग क्या ले लेते हैं, मॉड ऑफ आर क्यूब। ओके, एक और आर ले लिया क्योंकि ऊपर में मैंने आर मल्टीप्लाई किया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, वापस से वही आएगा। क्या आएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, ओके, आई डी एल क्रॉस आर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा m, जो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अगर सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा, और नीचे में बचेगा आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड क्या 1। तो वापस से मेरा वही इक्वेशन है। क्लियर है। तो बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। इसका मतलब देखो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है dB, जो एक करंट एलिमेंट के कारण हम लोग डायरेक्शन फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, वो डायरेक्शन बेसिकली गिवन होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई डी एल एंड आर। क्लियर है। अगर दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए क्रॉस बी, और सपोज मेरे पास एक थर्ड वेक्टर आया सी, तो ये जो थर्ड वेक्टर सी होता है वो बी पे भी परपेंडिकुलर होगा और साथ में क्या होगा, ए पे भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब आईडीएल क्रॉस आर से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा कि वो आईडीएल पे भी परपेंडिकुलर होगा और आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये दूसरे रूल से, क्रॉस प्रोडक्ट रूल से भी आप डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये था आपका बायोट-सावर्ट लॉ। अब हम लोग मूव करते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट से। तो दो एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ने। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला एप्लीकेशन देखता हूं, बायोट-सावर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन। तो बायोट-सावर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, to find the magnetic field induction B at a point due to a straight long conductor
ड्यू टू अ स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट। क्लियर है? तो हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन ये देखते हैं कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे फाइंड करेंगे किसी एक गिवन पॉइंट पे ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट के, सॉरी ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले मैं कंडक्टर ही ले लेता हूं। ये मेरा कंडक्टर है, क्लियर है? ये आपका कंडक्टर है। चलो मैं कंडक्टर ले लिया, ये आपका कंडक्टर है। इसका नाम मैंने दे देता हूं, ये आपका x और ये आपका y। क्लियर है? x y आपका क्या है? एक स्ट्रेट कंडक्टर है और ये कंडक्टर क्या कर रहा है? करंट को कैरी कर रहा है। कुछ करंट आप ले लो, सपोज ये करंट कितना कैरी कर रहा है? सपोज ये करंट कैरी कर रहा है I। क्लियर है? तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि जब करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में क्या फील्ड क्या प्रोड्यूस होता है, क्या इंड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो किसी एक गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा वो अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं बायोट-सवार्ट लॉ का यूज करके। तो बायोट-सवार्ट लॉ का यूज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है मैग्नीट्यूड के लिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल। आप देख रहे हो यहाँ पे करंट एलिमेंट सबसे पहले हम लोग लेते हैं, आइडियल इंटू साइन थीटा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड के लिए। और डायरेक्शन के लिए चूंकि ये स्ट्रेट वायर है तो हम लोग यूज कर सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी एक गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो सपोज हम लोग इंटरेस्टेड है फाइंड करने के लिए पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड को, तो हमने पॉइंट पी लिया, ये आपका पॉइंट पी हो गया। क्लियर है? और हम लोग चाहते हैं कि इस होल कंडक्टर एक्स वाई के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि पॉइंट पी का इस करंट कैरिंग का एलिमेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं पॉइंट पी का। क्लियर है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में मान लेता हूं ए। क्लियर है? अभी मैंने बताया जब बायोट-सवार्ट लॉ यूज करते हैं तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? करंट एलिमेंट, और इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं ओ रेफरेंस पॉइंट मेरा हो गया। क्लियर है? और ये लाइन भी हमारी रेफरेंस लाइन होगी और ये जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया? ए। तो सबसे पहले मुझे एक कंडक्टर का वेरी स्मॉल पार्ट चूज करना है, तो मैं चूज करता हूं, कहीं पे भी आप चूज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहां पे चूज किया, एक छोटा सा पार्ट चूज किया, ये आप देख सकते हैं। ये लेंथ में मान लेता हूं dl। क्लियर है? और इसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा? I। तो I इंटू dl आपका क्या हो जाएगा? करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो एरो भी मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। अब मैं मान लेता हूं ये जो मैंने करंट एलिमेंट लिया है ये रेफरेंस लाइन से कितने डिस्टेंस पे लिया है? मैं मान लेता हूं ये रेफरेंस लाइन से L डिस्टेंस बिलो लिया है। क्लियर है? अब सारा डिस्टेंस रेफरेंस लाइन से लेंगे और इस करंट एलिमेंट का पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस भी हम लोग मेजर कर लेते हैं, ये डिस्टेंस होगा। क्लियर है? ये करंट एलिमेंट है, ये हमने पॉइंट पी लिया, ये डिस्टेंस में मान लेता हूं r। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर r लोगे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो r। क्लियर है? तो सारा चीज हमने कर लिया। और ये एंगल भी ले सकते हो, कुछ एंगल बना रहा है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कुछ एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को मैं ले लेता हूं फाई। ओके, फाई। ये एंगल कितना है? ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो करंट एलिमेंट आईडीएल और ये जो आपका आर वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों के बीच का जो एंगल बचेगा ये 90 डिग्री है, ये फाई, तो यहाँ पे जो बचेगा वो होगा 90 डिग्री माइनस फाई। क्लियर है? सिंपल है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, अब हम लोग सबसे पहले इस करंट एलिमेंट आईडीएल के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो सारा चीज आप लिख लेना कि ये आपका करंट एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे लिए हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये आर क्या है, डिस्टेंस, सारा आप लिख लो। मैं तो सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं ना। हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं फ्रॉम बायोट-सवार्ट लॉ। हम लोग क्या जानते हैं? फ्रॉम BSL बायोट-सवार्ट लॉ वी नो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी पे, अगर मैं उसको मैं माना हूं dB, डायरेक्शन तो भी मैं लोग देखेंगे कि स्ट्रेट वायर के कारण सब तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो dB का जो वैल्यू होगा वो होगा, अगर एयर मीडियम में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I इंटू DL इंटू साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इस एलिमेंट के लिए लगाएंगे तो ये कांस्टेंट है। करंट एलिमेंट हमने आइडियल चूज किया तो आइडियल ही रहेगा, और इस करंट एलिमेंट का पॉइंट पी से डिस्टेंस कितना लिया हूं r, तो आर स्क्वायर ही होगा डिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थीटा जो एंगल होता है वो होता है एंगल बिटवीन आइडियल एंड r, तो यहाँ पे जो एंगल मेरे पास आ गया वो हो गया 90 डिग्री माइनस 5। तो साइन और ये जो एंगल है, ये थीटा जो हम लोग एंगल बोलते हैं वो एंगल बोलते हैं करंट एलिमेंट आइडियल और आर के बीच का एंगल। तो यहाँ पे एंगल कितना है आइडियल और आर के बीच 90 डिग्री माइनस 5, तो मैं लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 5। 90 साइन 90 डिग्री माइनस 5 ये आपका बन जाएगा cos 5। तो dV इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन 90 डिग्री माइनस 5, ये बन जाएगा cos 5 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया आइडियल के कारण। अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है पॉइंट पी पे, तो मुझे इसी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से स्टार्ट होना पड़ेगा, x से, और मुझे चलना पड़ेगा y तक, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहां पे मैं इंटीग्रेशन सिंबल डालता हूं, लिमिट में बाद में लूंगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई i इंटू dl इंटू कॉस ऑफ 5 अपॉन आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखो, अगर इस इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है dB, तो dB का सिंपल वैल्यू हो जाएगा b। लेकिन राइट हैंड साइड में आप देखो, अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? करंट में मान लेता हूं कि कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये dl जो लेंथ है, या लेंथ L जो आपने लिया है, dl तो वेरी स्मॉल पार्ट है, लेंथ L जो आप लिया है वो होगा वेरिएबल। क्योंकि अगर मैं मान लेता हूं, सपोज मैंने एलिमेंट यहां पे चूज किया, एलिमेंट यहां पे चूज किया, ये आपका लेंथ है dl, तो इस एलिमेंट का जो डिस्टेंस होगा पॉइंट O से, जो आपने L लिया था, वो भी क्या कर जाएगा, चेंज। इसका मतलब अगर अलग अलग पॉइंट पे आप करंट एलिमेंट चूज करोगे तो लेंथ L भी क्या हो जाएगा, वेरिएबल, सबसे पहली बात। और ये जो करंट एलिमेंट पॉइंट P के साथ एंगल बनाएगा, ये फाई, ये 5 भी क्या है, वेरिएबल। इसका मतलब पहला वेरिएबल आपका लेंथ, दूसरा वेरिएबल थीटा 5, और तीसरा ये डिस्टेंस भी क्या कर जाएगा, चेंज। तो r भी एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। अब 3 वेरिएबल्स अगर एक सिंगल इक्वेशन में आ जाए, एक सिंगल एक्सप्रेशन में आ जाए इंटीग्रेशन में, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए एक एक करके सारे वेरिएबल्स को रिप्लेस करेंगे दूसरे के टर्म में। dl को मैं रिप्लेस कर दूंगा 5 के टर्म में, r को मैं रिप्लेस कर दूंगा 5 के टर्म में। तो इस इक्वेशन को हम लोग एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में लाना है, वो है 5। क्लियर है? तो हम लोग करते चलते हैं कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो देखो, तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया मैं इसको रब कर देता हूं। अब मैं सिंपली देखूंगा, ये मैंने जो फाइनल एक्सप्रेशन लाया है वो मैं देखूंगा। देखो हमने क्या लाया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्लियर, इंटू आइडियल cos 5 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, dB का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, b, और इधर पे आपका इंटीग्रेशन सिंबल रहेगा। तो अब हम लोग सबसे पहले रिप्लेस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले dl को रिप्लेस करेंगे तो l का टर्म लाना पड़ेगा इस ट्रायंगल में। देखो ये जो ट्रायंगल बना है, यहाँ पे ट्रायंगल में ड्रॉ कर दे, ये ट्रायंगल देखो, क्लियर है। अगर इस पॉइंट को मैं मानूं तो ये डिस्टेंस ऑफ l हो गया, ये आपका पॉइंट O, ये आपका पॉइंट P, ये आपका डिस्टेंस A, ये आपका R, और ये एंगल क्या है, 5। तो हमको L को इंक्लूड करना है, 5 के टर्म में रखना है। तो 5 के अपोजिट क्या है, L, और ये A तो आपका कांस्टेंट रहेगा। कोई भी एलिमेंट चूज करो, चाहे एलिमेंट यहाँ चूज करो चाहे यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग 5 को इंक्लूड करेंगे, तो हम लोग tan ऑफ 5 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो, tan ऑफ 5, tan ऑफ 5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर L, और बेस कितना है, A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इंटू tan ऑफ 5। लेकिन मुझे चाहिए dl, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dl, A कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। tan 5 का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है sec स्क्वायर 5, और साथ में मुझे रखना पड़ेगा
डी फाई, क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर कर रहे हैं तो डी फाई आ जाएगा। तो डीएल का वैल्यू आप देख सकते हो, डीएल का वैल्यू अब हमने फाई के टर्म में लाया, ये तो कांस्टेंट है। सिमिलरली आर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, आर को रिप्लेस करना पड़ेगा तो ए और आर और फाई के टर्म में रखते हैं, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे आर को रिप्लेस करना है, तो फाई के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर ये आपका बेस कॉस अगर लोगे तो फिर वो रिप्लेस हो जाएगा। कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है ए, हाइपोटेनस कितना है आर, तो कॉस फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बाय आर होगा। तो इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं आर इज इक्वल टू, चेंज कर दूं पोजीशन, तो ए बाय कॉस फाई हो जाएगा। क्लियर है। और ए बाय कॉस फाई क्या होगा, 1 बाय कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होगा, सेक फाई। स्क्वायरिंग करोगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर और 1 बाय कॉस फाई सेक फाई का स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आर को भी और एल को भी हमने रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ फाई। अब रिप्लेस करो इस वैल्यू को जल्दी से। ओके, तो आप लोग ने किया, अगर नहीं किया तो मैं करता हूं, ठीक है। तो रिप्लेस करते हैं इस वैल्यू को, इसी एक्सप्रेशन में सारे वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। जल्दी से इस वैल्यू को लिखो कॉपी में, फिर मैं रिप्लेस करता हूं फटाफट। या तो इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और फटाफट लिखो, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो इस वैल्यू को हम लोग रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन में। क्लियर है। तो मेरे पास आ गया बी, कांस्टेंट टर्म को आउट लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाहर कर देते हैं। डीएल का वैल्यू रिप्लेस करते हैं, डीएल का वैल्यू हो गया ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, साथ में मेरे बैठा हुआ है कॉस फाई और नीचे में बैठा हुआ है आर स्क्वायर का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। क्लियर है। तो सारा वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे फाई आपका क्या बन गया, वेरिएबल। तो अगर आप एलिमेंट इस पॉइंट पे चूज करोगे एक्सट्रीम एंड पे, क्लियर है, अभी तो एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया है, अगर हमको टोटल कंडक्टर को अगर आपको कवर करना है तो सबसे पहले एलिमेंट आप एक्स पे लोगे और फिर पहुंचोगे कहां पे, वाई पे। तो देखो जब एलिमेंट यहां पे चूज करोगे तो देखो पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, इस एंगल का मैं नाम ले देता हूं θ1। क्लियर है। और चूंकि इस रेफरेंस लाइन के नीचे लिए हो तो बाय कन्वेंशन इस डायरेक्शन को हम लोग अगर नेगेटिव लें तो इस एंगल को मैं ले लेता हूं माइनस ऑफ θ1, और कवर करते करते पॉइंट वाई पे पहुंच जाओगे। चूंकि फाई वेरिएबल है तो देखो ये कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल का नाम मैं दे देता हूं θ2, और चूंकि इस रेफरेंस लाइन के अपोजिट ऊपर में है तो इस एंगल को हमने पॉजिटिव ले लिया। तो यहाँ पे फाई ही से वेरिएबल बचा है, तो फाई जो वेरी करेगा वो वेरी करेगा माइनस θ1 से θ2 तक। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और जो जो टर्म कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर देगा। सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, 1a कैंसिल, ये कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, ये बाहर आ गया और अंदर में बचेगा आपके पास माइनस ऑफ θ1 से लेके प्लस ऑफ θ2 तक, और हमारा जो कांस्टेंट है वो है cos फाई इंटू डी फाई। अब ये एक बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन cos फाई का इंटीग्रेशन क्या लेंगे, cos फाई का इंटीग्रेशन लेंगे साइन ऑफ फाई। लोअर लिमिट है मेरा θ1, अपर लिमिट क्या है θ2। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करते जाओ, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, अपर लिमिट पुट करते हैं फाई के जगह पे θ2, तो साइन ऑफ θ2 माइनस लोअर वैल्यू माइनस θ1, तो फाई के जगह पे माइनस ऑफ θ1। अब साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो बी का वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। क्लियर है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वापस से इसको इनिशियली इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। बहुत ही आसान ये मैंने तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है
क्लियर है? कॉपी करने आप लोग? ओके, तो अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ, BSL। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बायोट-सावर्ट लॉ का वो है टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड induction at a point on the axis of a circular coil, on the axis of a circular coil carrying current। तो एक सर्कुलर कॉइल है और उस सर्कुलर कॉइल के कारण किसी भी एक गिवन पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। तो सबसे पहले मैंने सर्कुलर कॉइल ही ले लिया, ये आपका सर्कुलर कॉइल है। क्लियर है? ये आपका सर्कुलर कॉइल है और ये होगी इसकी एक्सिस, सेंटर से जो लाइन पास कर रहा है इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये होगी इसकी एक्सिस। ओके, और ये सर्कुलर कॉइल का जो रेडियस है, रेडियस भी मैं ले लेता हूं, ये है इसका रेडियस, ये है रेडियस। रेडियस मैं ले लेता हूं a, और मैंने एक पॉइंट P चूज किया, कोई भी पॉइंट P ले लो, ये आपका पॉइंट P लिया। क्लियर है? और ये जो पॉइंट P है वो कितने डिस्टेंस पे? ये पॉइंट P है डिस्टेंस x से, इस सेंटर O से, सर्कुलर पाथ। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो सर्कुलर कॉइल है वो करंट कैरी कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ऐसे करके करंट जा रहा है। करंट का वैल्यू आप ले सकते हो, करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्कुलर कॉइल में, I। यहाँ पे मैं सिंगल टर्न दिखाया हूं, मैं एज्यूम कर सकता हूं कि इस पे n टर्न्स लगा हुआ है और सारे टर्न्स ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में करंट को क्या कर रहे हैं? कैरी कर रहे हैं। तो आपके पास एक बेसिक आइडिया होगा सर्कुलर कॉइल के बारे में, जब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करता है, जैसे अगर आप अपनी तरफ इस प्लेन को मानो, इस प्लेन को भूल जाओ, एक्चुअली कॉइल ऐसे करके रखा हुआ है, हम लोग इस प्लेन में फाइंड कर रहे हैं। अगर कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कैरी कर रहा है, देखो ये, तो इस फिंगर्स को कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में और देखो थंब किधर आ रहा है, थंब किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। थंब किधर आ रहा है? बाहर की तरफ आ रहा है। क्लियर है ना? ये जो थंब आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है और ये थंब बेसिकली बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब जो सामने वाला साइड है, जो आपका सामने वाला साइड है वो नॉर्थ पोल है, चूंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, तो ये ऐसे करके निकलेगा और वापस पीछे से जाएगा। तो सामने वाला जो फेस है जो तुमको दिख रहा है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा और पीछे वाला जो साइड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? साउथ पोल। अगेन मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एक्ट्स एज अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब इसमें दो पोल्स होने चाहिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कोई भी सर्कुलर कॉइल है, जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट अभी कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने राइट हैंड के थंब, ये राइट हैंड के फिंगर्स लो और करंट के डायरेक्शन में इसको कर्ल करो, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में हमने कर्ल किया। थंब किधर आ रहा है? बाहर। थंब आ रहा है बाहर, तो थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायरेक्शन। तो बाहर आ रहा है, इसका मतलब सामने वाला फेस पे क्या है? नॉर्थ पोल, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलता है और जाता किधर है? साउथ पोल। तो यहां से निकलेगा और वापस अंदर में जाएगा साउथ में। तो सामने वाला नॉर्थ पोल है, पीछे वाला क्या है? साउथ पोल है। सिंपल सा एक आइडिया। अब हम लोग अगर पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे चूज करना पड़ेगा करंट एलिमेंट पहले, बायोट-सावर्ट लॉ को अप्लाई करने के लिए। तो हमने क्या लिया? एक एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, स्ट्रेट हो जाएगा, जिसका लेंथ मैं मान लेता हूं dl। देखो ये लेंथ है dl और करंट के डायरेक्शन में देखो, ये करंट का डायरेक्शन है
तो इसी के डायरेक्शन में आपका क्या होगा, करंट एलिमेंट। तो लेंथ है इसका dl, ये डायरेक्शन हो जाएगा करंट एलिमेंट का idl। उसके नीचे भी हम लोग चूज कर सकते हैं, देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, नीचे डायमेट्रिकली अपोजिट अगर एक और एलिमेंट चूज करें, देखो ये आपका लेंथ कितना dl और करंट कितना जा रहा है I, तो I इंटू dl। करंट के डायरेक्शन में क्या होगा, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, तो करंट ऐसे जा रहा है तो टेंजेंशियली ये आपका डायरेक्शन होगा करंट एलिमेंट का। तो करंट एलिमेंट का डायरेक्शन भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया, शो कर दिया। अब देखो अगर तुमको क्या करना है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना है। ये क्वाइल आपका कुछ इस तरह है, सर्कुलर क्वाइल, क्लियर, ये है आपका सर्कुलर क्वाइल, ये आपका एक्सिस है। पॉइंट पी पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। ऊपर में आपने एक एलिमेंट लिया, नीचे में एक एलिमेंट लिया, तो दोनों एलिमेंट का पॉइंट पी से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। कोन एज्यूम कर लो ना, ये कोन का वर्टेक्स है और ये क्या है, जो बेस है कोन का, जो कि सर्कुलर होता है। तो वहां से कोई भी पॉइंट लोगे, हर एक पॉइंट का पॉइंट पी से डिस्टेंस क्या होगा, सेम, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, क्लियर है। तो इस एलिमेंट का डिस्टेंस भी मैं ले ही लेता हूं। ये डिस्टेंस में कितना ले सकता हूं, ये डिस्टेंस में ले लेता हूं इस करंट एलिमेंट से। तो सर मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, ये करंट एलिमेंट का पॉइंट पी से डिस्टेंस में मान लेता हूं r। तो इस करंट एलिमेंट का भी डिस्टेंस पॉइंट पी से कितना होगा, r ही होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, r। और r को a और x के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है तो r का जो वैल्यू होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 रूट पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब पॉइंट पी पे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस आइडियल के कारण। तो अगर वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखे तो क्या बताए थे, dB का वैल्यू मैंने बताया था μ0/4 और बताया था IDL क्रॉस R अपॉन मॉड ऑफ R3। क्लियर है, वेक्टर फॉर्म में जब बताया था। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड dB जो होगा वो IDL और R दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है ना। तो हम लोग अगर पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड शो करना है इस आइडियल के कारण, और ये R है, तो इतना तो मैं बोल सकता हूं कि पॉइंट पी पे अगर आइडियल के कारण मैग्नेटिक फील्ड dB है तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इस भी लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, इस भी लाइन पे भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बेसिकली आप मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर, लेकिन ये अंदर की तरफ जाएगा। ये मैं दिखाता हूँ शो करके। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड dB, क्लियर है। क्योंकि परपेंडिकुलर आपको रखना है R के, इसके कारण। या अगर आप एज्यूम करो कि अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, अगर छोटा सा हम लोग सर्कुलर वायर लिए और ये स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, देखो फिर से देखो, ये आपका सर्कुलर वायर है, क्लियर है ना, ये आपका सर्कुलर वायर। विजुअलाइज करना है, इसको विजुअलाइज करना है। सर्कुलर, ऊपर में आपने करंट एलिमेंट लिया, थंब के डायरेक्शन में फिंगर को, सॉरी थंब को पॉइंट करो करंट के डायरेक्शन में, ऊपर वाला करंट ऐसे करके, और ये फिंगर को पॉइंट पी की तरफ ले जाओ, कर्ल करो, किधर जा रहा है, ऊपर। इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा, ऊपर, ना कि नीचे आएगा, क्लियर है ना। और ऊपर में और नीचे में डायरेक्शन चेंज हो गया, ये टुवर्ड्स द राइट है, ये टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड dB होगा और इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। लेकिन अब ये क्या आएगा, बाहर। अगर ये अंदर जा रहा है तो ये क्या आएगा, बाहर, 90 डिग्री बनाते हुए, क्लियर है ना। तो 90 डिग्री बाहर बनाते हुए हमने कर दिया dB, क्लियर है। इस एंगल को भी ले लेते हैं, ये वाला एंगल जो है उस एंगल को मैं ले लेता हूं, इस एंगल को मैं ले लेता हूं फाई, या थीटा ले सकते हो, थीटा ले लेते हैं, बेटर रहेगा। ये थीटा, ये भी क्या, थीटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस dB का कंपोनेंट ले सकते हैं, ये दो एक्सिस के अलाउंग में। ये आपका एक एक्सिस था, एक एक्सिस में और भी ड्रॉ कर लेता हूं, ये आपका y एक्सिस। देखो ये हमने एक्सिस ले लिया। अब देखो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाली एंगल कितनी होगी, इजिली हम लोग निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना होगा, देखो ये एंगल थीटा था, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री बनाएगा, तो ये कितना बचेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। वापस से यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री है, तो वापस से ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। अब हम लोग dB का कंपोनेंट ले सकते हैं ये दो एक्सिस के अलोंग में। तो dB का जब कंपोनेंट लेंगे इस एक्सिस के अलोंग में, तो ये हो जाएगा dB cos थीटा, क्लियर है। और इसका अगर कंपोनेंट लेंगे इस एक्सिस के अलोंग में, तो
तो ये भी कितना हो जाएगा dB cos थीटा। इसका कंपोनेंट अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग में लेंगे ये हो जाएगा dB sin थीटा, और इसका भी कंपोनेंट इस एक्सिस के लॉन्ग में क्या हो जाएगा dB sin थीटा। तो dB sin थीटा सेम डायरेक्शन में अलोंग दिस एक्सिस, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन dB cos थीटा एक दूसरे के अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आइडियल और ये आइडियल के कारण, चूंकि दो एलिमेंट चूज किए हो इसलिए यहाँ पे हो जा रहा है dB sin थीटा। तो टोटल कितना होगा 2dB sin थीटा। ये दो एलिमेंट के कारण आप एक ही एलिमेंट ले सकते हो, और एक एलिमेंट के लिए आप सिंपली क्या लिखोगे dB sin थीटा। आप बोलोगे कि dB cos थीटा क्या हो जाएगा, कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा दूसरे एलिमेंट के कारण। क्लियर? अगर एक्स एक्सिस पे फाइंड कर रहे हो तो ये आपका सिंपल सा आ गया। तो हम लोग सिंपली लिखते हैं, सब मैंने डायरेक्शन वगैरह सारा मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। मैंने डायरेक्शन कैसे लिया, करंट एलिमेंट कैसे लिया, सारे डिस्टेंसेस को मैं सिंप्लीफाई कर दिया हूं। अब मैं लेता हूं ये क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्ट लॉ अगर मैं अप्लाई करूं BSL, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया dB नेट, या dB अगर मैं बात करता हूं नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं dB में बात करता हूं इस पॉइंट पे, तो ये हो गया dB sin थीटा प्लस dB sin थीटा, ये हो गया 2dB sin थीटा। ये एक्सिस पे फाइंड करनी है ना, एक्सिस पे है तो dB एक्सिस में ले लेता हूँ 2dB sin थीटा। क्लियर? अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसी को हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा होल कंडक्टर को लेके। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू dB इंटू साइन थीटा। ओके, थीटा ना लेके फाई लेते तो बेहतर रहता था, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो सिंपली क्या हो जाएगा b एक्सिस इज इक्वल टू 2 dB का वैल्यू पुट करो बायोट-सावर्ट लॉ से। dB का वैल्यू होता है म्यू नॉट इंटू आई इंटू dl बाय 4 पाई बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना पॉइंट पी से r, तो r स्क्वायर, और एंगल लेना पड़ता है आई dl और r के बीच। देखो आइडियल कैसे आ रहा है, ये आपका आइडियल है। अगर इस प्लेन पे देखो, अगर पॉइंट पी यहाँ पे है तो आप r कैसे ले रहे हो, ये आप ले रहे हो r। क्लियर है? यहां से आ रहा है, ये देखो ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आइडियल यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है आइडियल और r के बीच, और ये आपका साइन ऑफ थीटा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो b एक्सिस पे आपको वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, 2 2 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर भी कांस्टेंट रहेगा। अभी मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट लोगे उसका पॉइंट पी से डिस्टेंस क्या होगा, सेम r, जैसे कोण अभी मैंने बताया था, तो r भी कांस्टेंट रहेगा हर एक एलिमेंट के लिए। क्लियर? बाहर मैंने कर दिया, अंदर में क्या बचेगा साइन थीटा इंटू dl। साइन थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर a, हाइपोटेनस r, तो साइन थीटा इज इक्वल टू a बाय r। तो b एक्सिस हो जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का वैल्यू लिखेंगे a बाय r। इस ट्राइंगल से थीटा अपोजिट परपेंडिकुलर a, हाइपोटेनस r, सो a बाय r इंटू dl। क्लियर है? a भी कांस्टेंट रहेगा जो कि सर्कुलर कॉइल का आपका रेडियस है, और डिस्टेंस r भी मैं बताता हर एक डिस्टेंस के लिए। तो b एक्सिस कितना आ जाएगा, b एक्सिस आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब आ जाएगा, ए भी बाहर कर दिए, अंदर में सी बचेगा dl, यानी लेंथ आपका सी बचा। अगर मैं दो एलिमेंट लिया तो एक एलिमेंट अगर हाफ कवर करेगा तो नीचे वाला भी तो हाफ कवर करेगा, तो फुल हो जाएगा। इसका मतलब सिर्फ हाफ लेंथ ही लेना, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 इंट्रोड्यूस कर चुका हूं इस एक्सप्रेशन में, तो मुझे ये जो लेंथ वेरी करेगा वो क्या करेगा, हाफ लेंथ। तो सर्कमफेरेंस सर्कल का होता है 2 पाई आर, तो इसका हाफ लेंथ होगा 2 पाई आर बाई 2 यानी पाई आर। तो पाई इंटू ए आपका क्या हो गया, रेडियस, पाई इंटू ए क्या हो गया, सर्कमफेरेंस, सॉरी ए रेडियस है तो पाई इंटू ए। अब इसको इंटीग्रेट करना आसान है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर देता हूं। डी एक्सिस जो आएगा वो आपका आ गया म्यू नॉट आई इंटू ए अपॉन 2 पाई आर क्यूब। डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल, लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है पाई है। अब सॉल्व कर लो तो बी एक्सिस कितना हो जाएगा, बी एक्सिस आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए अपॉन 2 पाई आर क्यूब। अपर लिमिट है पाई ए तो पाई ए, लोअर लिमिट है 0 तो पाई ए माइनस 0। पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर आप लिख लिए हो तो इस साइड में रब करना चाहूंगा। क्लियर है? तो मेरे पास कितना आएगा, देखो
तो मेरे पास बी एक्सिस, नेट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक्सिस पे आ रहा है, तो मेरे पास आ गया म्यू नॉट आई ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय 2r³। ये एक्सिस पे आया है, आर का वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हो, तो बी एक्सिस आपका आ जाएगा कितना, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर r³। आर का वैल्यू ले आए, क्यूब ले लो, इधर क्यूब लोगे तो 3 हो जाएगा, इधर भी 3 हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो यही आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया एक्सिस पे, एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अगर इसी पॉइंट पी को अगर खींच के लाना चाहते हो सेंटर पे, तो ये आपका एक्स क्या हो जाएगा, 0। एक्स जब 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे कैलकुलेट कर रहे हो, सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, कब, जब एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कहां पे कैलकुलेट कर रहे हो, सेंटर पे। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू ए स्क्वायर, एक्स तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा a³, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटर पे कितना आएगा, सेंटर पे आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये सिंगल टर्न के लिए मैं बताया था। अगर इसके ऊपर एक और टर्न लगा हुआ है, सेम डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहा है, तो वो भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ऐड करेगा। अगर तीसरा टर्न है तो वो भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड टर्न ऐड करेगा। तो n टर्न्स के लिए क्या होगा, फॉर n टर्न्स, अगर n टर्न्स के लिए आप निकाल रहे हो, अगर इस सर्कुलर कॉइल में n टर्न्स है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। अगर सारे टर्न्स सेम डायरेक्शन में करंट को कैरी कर रहे हैं, तो बी एक्सिस क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो ये हमने दोनों एप्लीकेशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। ओके, बायोट-सवार्ट लॉ, इसका एप्लीकेशन। थैंक यू एवरीवन।